जिस समय पाल और प्रत्यार आपस में कन्नौज को लेकर लड़ रहे थे, उसी समय 8वीं सदी से और 10वीं सदी के बीच एक राष्ट्रकूट वंश का उदय होता है और यह दक्षिण भारत में एक शक्तिशाली राजवंश था। जब उत्तर भारत में पाल और प्रत्यार राजाओं का शासन चल रहा था, उसी समय दक्कन क्षेत्र में राष्ट्रकूट अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे। उन्होंने अपनी राजधानी मानकेत, आज यानी कि आज का कर्नाटक क्षेत्र था। इस राष्ट्रकूट वंश में एक राजा थे जो दंतिद्रुह। उन्होंने छोटे छोटे राज्यों को हराकर एक बड़े साम्राज्य बनाया और उसके बाद राष्ट्रकूट धीरे धीरे इतने शक्तिशाली हो गए कि इन्होंने गुजरात, मालवा और दक्षिण भारत तक अपना प्रभाव फैला लिया था। लेकिन असली कहानी गोविंद तृतीय से शुरू होती है। गोविंद तृतीय एक ऐसा राजा था जिसे युद्ध जीतना बहुत पसंद था। वह उत्तर भारत तक गया और कन्नौज के राजा नागभट्ट को हरा दिया। फिर दक्षिण की ओर बढ़ा। किताबों में ऐसा कहा जाता है कि उसने चोल, पांड्य, केरल और पल्लव राजाओं को इतना डरा दिया कि वे उसकी शक्ति को मानने लगे थे। यहाँ तक कहा जाता है कि उसने लंका के राजा को भी पूरी तरीके से झुका दिया था। लंका के राजा ने डरकर अपनी मूर्तियां और उपहार राष्ट्रकूट दरबार में भेज दिए थे। गोविंद तृतीय के बाद राष्ट्रकूट वंश का राजा अमोघवंश आते हैं। ये राजा थोड़े अलग थे। इन्होंने युद्ध से ज़्यादा धर्म और साहित्य, कला पर ध्यान दिया था। इनको कला बहुत पसंद थी। यह एक खुद लेखक थे। इन्होंने कन्नड़ भाषा में पुस्तक लिखने का श्रेय दिया जाता है। इनके समय में मानकेत शहर इतना सुंदर बना था कि लोग कहते थे कि इंद्र की नगरी भी इसके सामने फीकी है। लेकिन थोड़ा समय बदलने पर अमोघवंश के बाद साम्राज्य में विद्रोह शुरू हो गए थे। कई राजा अलग होने लगे थे। फिर इनके बाद एक राजा आते हैं जिनका नाम इंद्र तृतीय था। इन्होंने फिर से राष्ट्रकूट वंश को ताकतवर बनाया था और राष्ट्रकूट वंश की ताकत को बढ़ाया था। उन्होंने कन्नौज पर हमला कर अपनी शक्ति को पूरे भारत में फैला दिया। इनके बारे में अरब यात्री ने लिखा कि राष्ट्रकूट राजा भारत के सबसे बड़े राजाओं में गिने जाते हैं। सबसे अंतिम में इंद्र तृतीय के बाद कृष्ण तृतीय आते हैं और इन्होंने चोल राजाओं से युद्ध किया और दक्षिण भारत तक अपनी शक्ति फैला दी। ये इतने शक्तिशाली हो गए थे कि रामेश्वर तक पहुंच गए और वहां अपना विजय स्तंभ गाड़ दिया था। लेकिन इनकी मृत्यु के बाद दुश्मन एकजुट हो गए थे। 972 ईस्वी में राष्ट्रकूटों की राजधानी मानकेत यानी कि आज का कर्नाटक को लूटकर पूरी तरीके से जला दिया था। यहीं से राष्ट्रकूट साम्राज्य का शुरू हो गया था। राष्ट्रकूट राजा केवल युद्ध करने वाले नहीं थे, वे धार्मिक सहिष्णु भी थे। वे शिव और विष्णु को दोनों को मानते थे, लेकिन जैन धर्म और मुसलमान व्यापारियों को भी सम्मान देते थे। उन्होंने मुस्लिम व्यापारियों को अपने राज्य में बसने और व्यापार करने की अनुमति भी दे रखी थी, जिससे विदेशी व्यापार बढ़ा और राज्य अमीर बना। इसी समय बना सबसे प्रसिद्ध एक मंदिर था एलोरा का कैलाश मंदिर। पूरा मंदिर एक चट्टान को काटकर बनाया गया था। सोचिए, बिना आधुनिक आज की तरह मशीनों के बिना कैसे एक बड़ी चट्टान को काटना। यह एक इंजीनियरिंग और कला का महत्व था। इसी वजह से उन्होंने चट्टान को काटकर एक एलोरा जैसे कैलाश मंदिर का निर्माण भी किया था। राष्ट्रकूट केवल तलवार से नहीं बल्कि धर्म, कला और साहित्य के कारण महान थे। इसी वजह से इनको महानतम राजाओं की श्रेणी में रखा जाता है और सबसे प्रसिद्ध साम्राज्य के रूप में जाना जाता है।